गुड़गुड़ी नाम का एक शहर था। इस शहर में शरद रहता था। शरद पॉपकॉर्न बेचकर अपना घर चलाता था। शरद की बीवी घर संभालती थी और उसका बेटा गोलू तीसरी जमात में पढ़ता था। एक रोज शरद पॉपकॉर्न बेच रहा था, तभी एक साधु बाबा शरद के करीब आए। शरद ने उन्हें आदाब किया और उन्होंने दुआएं देकर शरद से पूछा, बेटा ये क्या बेच रहे हो? बाबा पॉपकॉर्न है, ये लीजिए, आप भी खाइए। शरद ने कागज के कोने में पॉपकॉर्न डालकर दिया। बाबा पॉपकॉर्न खाने लगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और बाबा खुश हो गए। ये तो बड़ी हल्की फुल्की और स्वादिष्ट चीज है। कैसे तैयार करते हो इसे? मक्की के दाने भट्टी में गरम करता हूँ तो दाने फटकर पॉपकॉर्न बन जाते हैं। फिर मिर्च मसाला लगाकर बेचता हूँ। क्या कह रहे हो? मक्के का दाना तो मेरे पास भी है। बाबा ने जेब से एक मक्के का दाना निकाला और शरद को दे दिया। मैं आपको इस दाने का पॉपकॉर्न बनाकर दिखाता हूँ। नहीं बेटा, ये मामूली मक्के का दाना नहीं है, करिश्माई दाना है। जब जरूरत महसूस करोगे तब इस्तेमाल करना। चलता हूँ। ऐसा कहकर साधु बाबा चले गए और शरद ने मक्के का दाना जेब में डाल लिया। देर रात तक शरद पॉपकॉर्न बेचता रहा और फिर 11 बजे घर लौट आया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसका बेटा गोलू रो रहा था। शरद ने जब बीवी से पूछा तो बीवी बोली, कल इसके स्कूल वाले ट्रिप पर जा रहे हैं, ये भी जाना चाहता है। मैंने मना कर दिया, इसीलिए रो रहा है। कितनी फीस है ट्रिप की? 10,000। सुनते ही शरद के होश उड़ गए। बाप रे बाप, 10,000 बहुत ज्यादा है बेटा। अभी रहने दो, बड़ा हो जाओगे तब भेजेंगे। ये सुनते ही गोलू गुस्सा हो गया। आप हमेशा यही कहते हैं अब्बा। मालूम है, मेरे सारे दोस्त पैराशूट में बैठेंगे। मैं भी पैराशूट में बैठकर उड़ना चाहता हूँ। ऐसा कहकर गोलू रोते हुए अंदर चला गया और शरद परेशान हो गया। खाना खाकर शरद सो तो गया, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। गोलू को रुलाकर वो भी दुखी था। अचानक उसे बाबा वाला मक्की का दाना याद आ गया। बाबा ने कहा था कि जरूरत हो तो दाना काम आएगा। करिश्माई दाना है, मुझे गोलू को खुश करना है। देखता हूँ ये दाना क्या मदद कर सकता है। शरद ने बाहर आकर पॉपकॉर्न की भट्टी सुलगाई और मक्की का दाना गरम भट्टी में डाल दिया। देखते देखते दाना फटने लगा और दाने से एक पॉपकॉर्न तैयार हुआ जो आकार में बहुत बड़ा था। कौन देखकर शरद की आंखें चौंधिया गई। बाप रे बाप, इतना बड़ा पॉपकॉर्न! सच में ये दाना तो करिश्माई है, लेकिन ये पॉपकॉर्न मेरे किस काम का? तभी गोलू वहाँ आया और वो भी पॉपकॉर्न देखकर चकित हो गया। शरद ने उसे साधु बाबा वाली सारी बात बताई और पूछने लगा, क्या इस पॉपकॉर्न के बेचकर तुम्हारा पैराशूट आ जाएगा? अब्बू, आप भी बड़े भोले हैं। अरे पैराशूट क्रिकेट के बल्ले की तरह मामूली नहीं होता। आप जिंदगी भर पॉपकॉर्न बेचेंगे तो भी पैराशूट नहीं खरीद पाएंगे। पता है, वो हवा में उड़ता है। गोलू की बात सुनकर शरद बोला, ये पॉपकॉर्न भी तो हवा में उड़ सकता है। शरद की बात सुनते ही गोलू में जोश भर जाता है। वाह अब्बू, क्या आइडिया दिया है आपने। क्यों ना हम इस पॉपकॉर्न को ही पैराशूट में बदल दें। ये कैसे मुमकिन है? आप रस्सी लेकर आइए। शरद अंदर से रस्सी लेकर आया और गोलू ने पॉपकॉर्न को अच्छी तरह से रस्सी से बांध दिया। देखते देखते सुबह हो गई और गोलू बोला, है, पैराशूट तो बन गया। चलिए अब्बू, आप किसी ऊंची जगह पर पहुंचकर छलांग लगाते हैं। ये सुनकर शरद डर जाता है। हम जमीन पर गिर गए तो? अब्बू डरिए मत, मैं हूँ ना। गोलू और शरद पॉपकॉर्न लेकर एक ऊंचे टावर पर चढ़ जाते हैं और गोलू ने खुद के साथ साथ शरद को भी रस्सी से कसकर बांध लिया। चलिए अब्बू, अब छलांग लगानी है। 1 2 3। पॉपकॉर्न पैराशूट की तरह दोनों को आसमान का सफर करा रहा था। याहू! देखा अब्बू, उड़ने में कितना मजा आ रहा है। हाँ गोलू, बहुत मजा आ रहा है। इस तरह पॉपकॉर्न पैराशूट आसमान में उड़ने लगा तो सारा शहर ऊपर देखते हुए हैरत जताने लगा। ये देखकर शरद और गोलू और ज्यादा खुश हो गए। दोनों 2 घंटों तक आसमान में गोते लगाते रहे और फिर गोलू ने पॉपकॉर्न पैराशूट अपने घर की छत पर उतार दिया।
छत पर गोलू की अम्मी खड़ी थी। वो काफी गुस्से में थी। अजीब बाप बेटे हो, मुझे अकेला छोड़कर पॉपकॉर्न पैराशूट का मजा लूट रहे थे। अम्मी, अब कोई फिक्र की बात नहीं। पॉपकॉर्न पैराशूट तो अपने ही घर का है, जब चाहेंगे उड़ जाएंगे। फिर क्या था, दूसरे रोज गोलू शरद के साथ साथ अम्मी को भी टावर पर ले गया। तीनों ने एक साथ टावर से छलांग लगाई और पॉपकॉर्न पैराशूट से आसमान में उड़ान भरी। इस तरह पॉपकॉर्न पैराशूट से शरद की फैमिली रोज रोज आसमान छूने लगी और जिंदगी के लुत्फ उठाने लगी। गुड़गुड़ी नाम का एक शहर था। इस शहर में शरद रहता था। शरद पॉपकॉर्न बेचकर अपना घर चलाता था। शरद की बीवी घर संभालती थी और उसका बेटा गोलू तीसरी जमात में पढ़ता था। एक रोज शरद पॉपकॉर्न बेच रहा था, तभी एक साधु बाबा शरद के करीब आए। शरद ने उन्हें आदाब किया और उन्होंने दुआएं देकर शरद से पूछा, बेटा ये क्या बेच रहे हो? बाबा पॉपकॉर्न है, ये लीजिए, आप भी खाइए। शरद ने कागज के कोने में पॉपकॉर्न डालकर दिया। बाबा पॉपकॉर्न खाने लगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और बाबा खुश हो गए। ये तो बड़ी हल्की फुल्की और स्वादिष्ट चीज है। कैसे तैयार करते हो इसे? मक्की के दाने भट्टी में गरम करता हूँ तो दाने फटकर पॉपकॉर्न बन जाते हैं। फिर मिर्च मसाला लगाकर बेचता हूँ। क्या कह रहे हो? मक्के का दाना तो मेरे पास भी है। बाबा ने जेब से एक मक्के का दाना निकाला और शरद को दे दिया। मैं आपको इस दाने का पॉपकॉर्न बनाकर दिखाता हूँ। नहीं बेटा, ये मामूली मक्के का दाना नहीं है, करिश्माई दाना है। जब जरूरत महसूस करोगे तब इस्तेमाल करना। चलता हूँ। ऐसा कहकर साधु बाबा चले गए और शरद ने मक्के का दाना जेब में डाल लिया। देर रात तक शरद पॉपकॉर्न बेचता रहा और फिर 11 बजे घर लौट आया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसका बेटा गोलू रो रहा था। शरद ने जब बीवी से पूछा तो बीवी बोली, कल इसके स्कूल वाले ट्रिप पर जा रहे हैं, ये भी जाना चाहता है। मैंने मना कर दिया, इसीलिए रो रहा है। कितनी फीस है ट्रिप की? 10,000। सुनते ही शरद के होश उड़ गए। बाप रे बाप, 10,000 बहुत ज्यादा है बेटा। अभी रहने दो, बड़ा हो जाओगे तब भेजेंगे। ये सुनते ही गोलू गुस्सा हो गया। आप हमेशा यही कहते हैं अब्बा। मालूम है, मेरे सारे दोस्त पैराशूट में बैठेंगे। मैं भी पैराशूट में बैठकर उड़ना चाहता हूँ। ऐसा कहकर गोलू रोते हुए अंदर चला गया और शरद परेशान हो गया। खाना खाकर शरद सो तो गया, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। गोलू को रुलाकर वो भी दुखी था। अचानक उसे बाबा वाला मक्की का दाना याद आ गया। बाबा ने कहा था कि जरूरत हो तो दाना काम आएगा। करिश्माई दाना है, मुझे गोलू को खुश करना है। देखता हूँ ये दाना क्या मदद कर सकता है। शरद ने बाहर आकर पॉपकॉर्न की भट्टी सुलगाई और मक्की का दाना गरम भट्टी में डाल दिया। देखते देखते दाना फटने लगा और दाने से एक पॉपकॉर्न तैयार हुआ जो आकार में बहुत बड़ा था। कौन देखकर शरद की आंखें चौंधिया गई। बाप रे बाप, इतना बड़ा पॉपकॉर्न! सच में ये दाना तो करिश्माई है, लेकिन ये पॉपकॉर्न मेरे किस काम का? तभी गोलू वहाँ आया और वो भी पॉपकॉर्न देखकर चकित हो गया। शरद ने उसे साधु बाबा वाली सारी बात बताई और पूछने लगा, क्या इस पॉपकॉर्न के बेचकर तुम्हारा पैराशूट आ जाएगा? अब्बू, आप भी बड़े भोले हैं। अरे पैराशूट क्रिकेट के बल्ले की तरह मामूली नहीं होता। आप जिंदगी भर पॉपकॉर्न बेचेंगे तो भी पैराशूट नहीं खरीद पाएंगे। पता है, वो हवा में उड़ता है। गोलू की बात सुनकर शरद बोला, ये पॉपकॉर्न भी तो हवा में उड़ सकता है। शरद की बात सुनते ही गोलू में जोश भर जाता है। वाह अब्बू, क्या आइडिया दिया है आपने। क्यों ना हम इस पॉपकॉर्न को ही पैराशूट में बदल दें। ये कैसे मुमकिन है? आप रस्सी लेकर आइए। शरद अंदर से रस्सी लेकर आया और गोलू ने पॉपकॉर्न को अच्छी तरह से रस्सी से बांध दिया। देखते देखते सुबह हो गई और गोलू बोला, है, पैराशूट तो बन गया। चलिए अब्बू, आप किसी ऊंची जगह पर पहुंचकर छलांग लगाते हैं। ये सुनकर शरद डर जाता है। हम जमीन पर गिर गए तो? अब्बू डरिए मत, मैं हूँ ना। गोलू और शरद पॉपकॉर्न लेकर एक ऊंचे टावर पर चढ़ जाते हैं और गोलू ने खुद के साथ साथ शरद को भी रस्सी से कसकर बांध लिया। चलिए अब्बू, अब छलांग लगानी है। 1, 2
पॉपकॉर्न पैरासूट की तरह दोनों को आसमान का सफर करा रहा था। याहू! देखा अब्बू, उड़ने में कितना मजा आ रहा है। हाँ गोलू, बहुत मजा आ रहा है। इस तरह पॉपकॉर्न पैराशूट आसमान में उड़ने लगा तो सारा शहर ऊपर देखते हुए हैरत जताने लगा। ये देखकर शरद और गोलू और ज्यादा खुश हो गए। दोनों 2 घंटों तक आसमान में गोते लगाते रहे और फिर गोलू ने पॉपकॉर्न पैराशूट अपने घर की छत पर उतार दिया। छत पर गोलू की अम्मी खड़ी थी। वो काफी गुस्से में थी। अजीब बाप बेटे हो, मुझे अकेला छोड़कर पॉपकॉर्न पैराशूट का मजा लूट रहे थे। अम्मी, अब कोई फिक्र की बात नहीं। पॉपकॉर्न पैराशूट तो अपने ही घर का है, जब चाहेंगे उड़ जाएंगे। फिर क्या था, दूसरे रोज गोलू शरद के साथ साथ अम्मी को भी टावर पर ले गया। तीनों ने एक साथ टावर से छलांग लगाई और पॉपकॉर्न पैराशूट से आसमान में उड़ान भरी। इस तरह पॉपकॉर्न पैराशूट से शरद की फैमिली रोज रोज आसमान छूने लगी और जिंदगी के लुत्फ उठाने लगी। राजू अपनी बीवी सुमन और बहन रानी के साथ रहता था। उसकी बहन रानी बेवा थी, उसका कोई भी नहीं था, इसीलिए राजू उसको अपने घर पर ले आया। मगर सुमन को ये सब गवारा नहीं था। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ओहो, सुबह सुबह बेवा का मुंह देखना पड़ जाता है। पूरा दिन खराब जाता है। ना जाने क्यों अपनी बहन को यहाँ उठाकर ले आए। अरे इतनी ही मोहब्बत थी तो वहीं कोई कमरा किराए पर दे देते, बिता लेती अपनी जिंदगी। शादी होते ही अपने शौहर को खा गई, अब हमारे घर पर मूंग दल रही है। ना जाने कब पीछा छूटेगा इससे। क्या हुआ भाभी, आप क्या बड़बड़ा रही हो? देख रानी, तुझसे इस घर के हालात छुपे नहीं हैं। तेरे भैया ही कमाने वाले हैं और घर का खर्चा बहुत है। खेतों में काम भी बहुत है। मक्के की खेती हुई है, उसमें बहुत देखभाल करनी पड़ती है। मैं भी यही सोच रही थी कि घर का काम करूं कि खेत का, और अब तो मेरी कमर में भी बहुत दर्द होने लगा है। भाभी फिक्र क्यों करती हैं? मैं हूँ ना, आप आराम कीजिए, मैं खेतों में जाकर काम कर लूंगी। आप बेफिक्र हो जाइए। सुमन रानी से मोहब्बत भरी बातें करके सारा काम निकलवा लेती थी और खुद ऐश की जिंदगी जीती थी। बेवा होने की वजह से वो उसे कभी आराम नहीं करने देती थी। रानी, दीपावली पर मैं अपने लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ। तुम्हारे लिए तो ला नहीं सकती क्योंकि तुम बेवा हो। एक काम करो, मेरी पुरानी साड़ी पहन लेना, कोई हल्की सी, फिर कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ठीक है भाभी। सुमन रानी को एक हल्के रंग की साड़ी दे देती है। जब रानी उसे खोलकर देखती है तो वो फटी हुई होती है। वो अपनी भाभी को कुछ नहीं कहती, मगर अंदर ही अंदर रोने लगती है और उसी को पहन लेती है क्योंकि उसके पास दिवाली पर पहनने के लिए कोई दूसरा कपड़ा नहीं था। वो दिन रात काम करती रहती है और अपने नसीब को कोसती रहती है। भाभी, खेतों में चलकर देखिए, मक्के की फसल कितनी अच्छी तरह से लहरा रही है। सुमन जब खेतों में जाकर देखती है तो सच में फसल बहुत अच्छी रहती है और अब सुमन के मन में लालच आ जाती है और वो सोचती है, इसने तो बहुत मेहनत की है फसल उगाने में, लेकिन इतनी अच्छी फसल को मैं रानी को नहीं दे सकती। अगर इनको पता चला तो ये सारे पैसे अपनी बहन पर लुटा देंगे। ये तो मैं होते हुए नहीं देख सकती। मुझे उनके वापस लौटने से पहले रानी का इंतजाम करना होगा। क्या हुआ भाभी? रानी, तुमने बहुत मेहनत की है इस फसल को उगाने में, लेकिन तुम इस पूरी फसल के मक्के का क्या करोगी? मैं तुम्हें रोज एक मुट्ठी मक्का दे दूंगी, तुम्हारे लिए वही काफी है। पर भाभी, मुझे पता है तुम यही कहोगी ना कि इस मक्के का मैं क्या करूंगी, तो तुम रोज उसका आटा तैयार करके रोटी बनाना। सुमन ऐसा ही करती है और रानी को एक मुट्ठी मक्का रोज दे दिया करती है। रानी उस मक्के को चक्की में पीसकर आटा बनाती है और अपने लिए रोटी सेकती है। वो एक छोटे से कमरे में रहा करती थी। राजू काम के सिलसिले में बहुत वक्त से शहर से बाहर गया था, जिसकी वजह से उसको इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मक्का बेचकर तो बहुत पैसा मिला है और अब तो रानी भी मेरी जाल में अच्छी तरह से फंस चुकी है। काम ये करेगी और दाम मैं लूंगी। अब इसका आना मुझे खलेगा नहीं।
अच्छा है, ये हमारे घर में ही रह रही है। मुझे किसी नौकरानी की भी जरूरत नहीं है। एक दिन रानी मक्के को साफ कर रही थी, तभी मक्के के कुछ दाने चूल्हे की लकड़ी पर गिर गए, जिसकी वजह से वो पॉपकॉर्न बन गए। जब रानी ने उसे खाकर देखा तो वो बहुत ही लजीज थे। इससे उसके दिमाग में एक तरकीब आई। ये मक्के के दाने तो पॉपकॉर्न बन गए हैं और ये तो खाने में भी लाजवाब हैं। मैं रोज मक्के के आटे को बनाकर उसकी 2 रोटियां ही तो सेकती हूँ। क्यों ना मैं इस मक्के के दानों से पॉपकॉर्न बनाकर बाजार में बेचूं। वैसे भी भाभी मुझे कुछ और तो देती नहीं और ना ही अपने हालातों के हिसाब से मैं उनसे कुछ मांग सकती हूँ। मुझे पैसों की भी जरूरत होती है, तो मैं इन मक्के के दानों को इस लकड़ी पर भूनकर पॉपकॉर्न बनाकर बाजार में बेच सकती हूँ, तो मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। रानी ने अपनी भाभी से छुपकर मक्के के दानों को जोड़ना शुरू किया और कुछ मक्के के दाने अपनी भाभी से और मांग लिए और उसने उन मक्कों को तसले में सेक कर पॉपकॉर्न बनाया और बाजार में बेचना शुरू किया। उसके पॉपकॉर्न बहुत ही लजीज हुआ करते थे। वो गलियों में घूम घूम कर अपने पॉपकॉर्न बेचती थी। पॉपकॉर्न ले लो, पॉपकॉर्न, खिले खिले पॉपकॉर्न, बच्चे बूढ़े जवान सब खा लो पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न ले लो। पहले कुछ बच्चों ने उसके पॉपकॉर्न खरीद कर खाया। धीरे धीरे उसके पॉपकॉर्न बड़े लोग भी खाना शुरू कर दिए। अब तो उसके पॉपकॉर्न की बातें पूरे शहर में होने लगी थी और वो उस पॉपकॉर्न से अच्छा कारोबार करने लगी। उन पॉपकॉर्न से हुई कमाई से उसने अपने कारोबार को और बढ़ा लिया और अपनी एक दुकान सिनेमा घर के सामने लगा ली, जहां उसके पॉपकॉर्न की बहुत बिक्री होने लगी। एक दिन अचानक राजू उसकी दुकान पर आ गया। रानी, तुम यहाँ पॉपकॉर्न क्यों बेच रही हो? तुम्हें तो घर पर होना चाहिए। आखिर हमारे घर में क्या कमी है जो तुम पॉपकॉर्न बेच रही हो? हाँ भैया, हमारे घर में कोई भी कमी नहीं है। बस मुझे जो मक्के के दाने मिलते थे मैंने उन्हें अपने व्यापार में शामिल कर लिया और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाना शुरू कर दिया। मैं कुछ समझा नहीं। समझने की जरूरत नहीं है भैया। मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर रहती? शादी के पहले भी आपने मेरा बहुत ख्याल रखा और शादी के बाद भी आप ही के साथ रह रही हूँ। मैं अब आपके ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपना खुद का कुछ करना चाहती थी। अरे तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं थी। सच बताओ, क्या बात है? तुम्हें तुम्हारी भाभी ने बहुत परेशान किया है ना? यही बात है ना? नहीं भैया, भाभी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे कभी आपकी कमी महसूस नहीं होने दी। वो बेहद अच्छी हैं। अब मेरे अम्मी अब्बू तो नहीं हैं, तो बस आप लोग ही मेरे अम्मी अब्बू हैं। ये सारी बातें सुमन छिपकर सुन रही थी। उसे अपने गलती पर बहुत पछतावा हुआ और वो खामोशी से अपने घर पर आ गई। मैंने रानी के साथ इतना बुरा किया, पर फिर भी उसने मेरी कोई भी बात अपने भैया को नहीं बताई। सच में रानी बेहद अच्छी है। मुझे उसका साथ देना चाहिए। उसके साथ मालिक ने बेहद गलत किया है और मैंने भी बेहद गलत किया है। अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। अब अगले ही दिन से सुमन रानी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने लगी और उसके पॉपकॉर्न के कारोबार में हाथ भी बटाने लगी। अब तीनों हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ रहते थे। किसी को भी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। सब आराम से हंसी खुशी रह रहे थे और पॉपकॉर्न का कारोबार दिनों दिन तरक्की करने लगा। क्या बात है रानी, तुमने अपनी सूझबूझ और मेहनत से बहुत अच्छा काम किया है और सुमन, तुमने इसका उसमें साथ दिया। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ, वरना आजकल कौन भाभी अपनी ननद के लिए इतना करती है। तुमने तो मेरी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और जब मैं यहाँ पर नहीं था तब भी। ये आपकी ही नहीं, मेरी भी बहन है। अगर मैं एक औरत होकर इसकी तकलीफ नहीं समझूंगी तो भला और कौन समझेगा? सुमन आंखों में आंसू भरकर रानी को गले से लगा लेती है। निर्मल और सुशीला का लिट्टी चोखा शहर में बहुत मशहूर था। निर्मल बहुत ही उम्र दराज था और 25 साल से वो एक ही जगह पर लिट्टी चोखा बेच रहा था। उसकी बीवी सुशीला भी उसी के साथ ढाबे पर मदद करती थी। अरे सुनते हो, आपने पिछले महीने का हिसाब मुझे ठीक से नहीं दिया है। 1000 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। अरे ऐसे कैसे? ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ जनाब, बोलिए क्या दूँ? अरे चचा,
10 लिट्टी पैक कर दो। सुशीला, 10 लिट्टी पैक कर दो और घी वाली देना। अरे चाचा जी, क्या वो आपकी बीवी है और ये दुकान आप दोनों मिलकर ही चलाते हैं? हाँ बेटा। अरे किसी को अपनी मदद के लिए क्यों नहीं रखते? अरे बेटा, सालों से हम दोनों ही चला रहे हैं। हमें उस दुकान से बहुत मोहब्बत है। आज तक किसी की मदद नहीं ली। हम दोनों ही इस दुकान के लिए काफी हैं। बहुत अच्छी बात है। आप दोनों की मोहब्बत बहुतों के लिए मुजासिर किन है। वो आदमी मीडिया से होता है। वो निर्मल और सुशीला की कहानी अपने न्यूज चैनल पर जिंदगी की कहानी के सेक्शन पर चलाता था। निर्मल और सुशीला को लोग बेहद पसंद करने लगते हैं। बहुत सारे लोग उनके लिट्टी चोखा के दुकान पर जाते भी हैं और उन्हें बधाई देते हैं। सुशीला, क्या तुमने देखा लोग हमसे कितनी मोहब्बत दिखा रहे हैं? हम दोनों इतने सालों से एक साथ हैं। ये लोगों को बहुत ही मुतासिर किन लग रहा है। अच्छी बात है। उम्मीद है हम लोगों को जिंदगी में अच्छी बातें सिखा पाए। ये सब मालिक की दुआ से हुआ है। मैं कृष्ण भगवान के मंदिर में जा रही हूँ प्रसाद चढ़ाने। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने जा रही हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा हमसफर दिया। मैं तो रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिली। मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे। हाँ, मुझे मेरा भी यही ख्याल है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया। आपका भी शुक्रिया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जल्दी ही लौटूंगी और फिर आपके मनपसंद दही वड़े बनाऊंगी। ठीक है, जाओ। तब तक मैं ढाबा खोलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुशीला मंदिर की ओर चल देती है। निर्मल अपना ढाबा खोलने लगता है। दोपहर हो जाती है पर सुशीला वापस नहीं आती। निर्मल को फिक्र होने लगती है। बहुत देर हो गई। अब तक तो सुशीला को कृष्ण मंदिर से वापस आ जाना चाहिए था। मालूम नहीं कहाँ रह गई। किसी से पूछता हूँ। इधर उधर जाकर दुकान वालों से सुशीला के बारे में पूछता है। किसी को भी सुशीला के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। अब तो रात भी हो गई। मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वो बहुत परेशान होकर थाने की ओर निकलता है। तभी उसे रास्ते में ऋषभ मिल जाता है। ऋषभ उसी के मोहल्ले वाला लड़का था। निर्मल अंकल, आप कहाँ जा रहे हो? आप बहुत फिक्रमंद लग रहे हो। बेटा, सुशीला आंटी सुबह ही कृष्ण भगवान के मंदिर गई थी मगर अभी तक नहीं लौटी। मैं उन्हीं के लिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने जा रहा हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। इतनी रात में आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। निर्मल और ऋषभ थाने पहुंचते हैं। निर्मल वहां अपनी शिकायत लिखवाता है। आपकी बीवी की क्या उम्र थी? वो किस तरह के कपड़े पहनकर बाहर निकलती थी? जी, उम्र कुछ 60 के करीब थी और वो पीले रंग की साड़ी पहनकर बाहर निकलती थी। तभी थानेदार अपने ड्रॉर से एक तस्वीर निकालकर निर्मल को दिखाता है। क्या यही आपकी बीवी है? जी हाँ, यही है। मगर इसकी तस्वीर आपके पास कैसे आई? निर्मल और ऋषभ बेहद घबरा जाते हैं। अजी, आज सुबह इनका कृष्ण भगवान के मंदिर के सामने एक्सीडेंट हो गया था। हमने इनका पता तलाशने की कोशिश की मगर हमें शुरुआत में कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। फिर बाद में पता चला कि ये निर्मल लिट्टी चोखा वाले की बीवी है। हमने कुछ लोग आपके घर भेजे थे मगर आप वहाँ मिले ही नहीं। मैं इसकी तलाश में ही बाहर गया था और फोन भी घर पर भूल गया था। जनाब, सुशीला ठीक तो है? कौन से हॉस्पिटल में है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। देखिए जनाब, मुझे ये बात बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये सुनते ही निर्मल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो लड़खड़ाकर गिरने लगता है पर ऋषभ उसे संभाल लेता है। अरे अरे निर्मल अंकल, खुद को संभालिए। बेटा सुशीला, ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? सुशीला मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? निर्मल बहुत जोर जोर से रोने लगता है। ऋषभ उसे संभालने की कोशिश करता है
और बेहद मुश्किल से एक जगह बिठाता है। उसके बाद वो थाने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने जाता है और निर्मल को भी घर लेकर जाता है और सुशीला के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी उठाता है। 1 महीना बीत जाता है। निर्मल अपने ढाबे पर अकेला बैठा होता है। अंकल, अब आप कैसे हो? अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस होगा बेटा? अब मेरे लिए इस दुनिया में बचा ही क्या है? अब तो मैं इस दुकान को भी बेच दूंगा। इस दुकान पर बैठने से मुझे सुशीला की बहुत ज्यादा याद आएगी। अब तो बस मैं अपनी मौत के आने का इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं भी जल्दी सुशीला के पास चला जाऊं। इतना कहते ही निर्मल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऋषभ उसके पास बैठता है और कहता है, अंकल, आप ऐसा क्यों कहते हैं? ये लिट्टी चोखा ढाबा तो हमारे मोहल्ले की शान है। कितनी सारी यादें जुड़ी हैं इससे। इसे मत बेचिए। मैं हूं ना, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको अपने वालिद की तरह मानता हूँ। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इसके बाद ऋषभ निर्मल की दुकान में रोजाना मदद करने जाता है। ऋषभ धीरे धीरे निर्मल को रिकवर करने में मदद करता है। चाचा जी, आप फिक्र मत कीजिए। आपका ये ढाबा हमेशा चलता रहेगा। सारी दुनिया आपकी और सुशीला आंटी की मोहब्बत को याद रखेगी। आपकी मोहब्बत जिंदा रहेगी, यह आपसे मेरा वादा है। ऋषभ बेटा, सुशीला के बाद तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। इस दुनिया में अब बस तुम ही मेरा सहारा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऋषभ और निर्मल मिलकर ढाबे को चलाते हैं। 4 साल बाद निर्मल की भी मौत हो जाती है। तब ऋषभ उस ढाबे को अकेले चलाता है और निर्मल और सुशीला की कहानी सबको बताता है और कहता है कि ये ढाबा उन्हीं की सीख से चल रहा है। निर्मल और सुशीला का ढाबा बेहद तरक्की करता है और पूरे देश में मशहूर हो जाता है।